व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पिछले दिनों 2 दिन पहले डॉक्टर कदीर साहब की डेथ हुई इतवार को, और उनका सरकारी एजाज़ के साथ उनका जनाजा भी पढ़ा दिया गया। लेकिन डॉक्टर कदीर जो है उनके साथ जो हुई उसका उन्होंने अदालत के दौरान भी प्राइम मिनिस्टर के साथ शिकवा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म समेत किसी को मेरी याद तक नहीं आई, और ये ख़त उन्होंने वज़ीर-ए-आला सिंध को लिखा, और उन्होंने लिखा कि सवाए वज़ीर-ए-आला सिंध के प्राइम मिनिस्टर, दीगर सूबा के वज़ीर किसी को मेरी याद नहीं आई। और जिन हालात से वो गुजरे, ऑब्वियसली कंट्रोवर्शियल दौर रहा, मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा। मैंने जब उनको पाबंदी हटी भी नहीं थी आई थिंक, तब भी मैंने उनका एक इंटरव्यू किया था जो प्राइवेट चैनल पे चला था आज से कोई 10-11 साल पहले, डॉक्टर कदीर साहब का। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी डिस्कशन की। ऑब्वियसली वो यहाँ डिस्कस हो ही नहीं सकते मामला, लेकिन जो उनकी कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, और जिस मुसीबत से उन्होंने अपनी फाका कशी की हालत तक जो तनख्वाह उनको मिलती थी, जिस तरह उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को तबाह किया, वो काबिल दीद है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के मोहसिन रहे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओवरवेलमली कंट्रीब्यूट किया, उनको उनकी ज़िंदगियों में भी उनका क्या हाल हम करते हैं, और उनको उनके मौत के बाद भी, वफ़ात के बाद भी जो है कोई खातिर ख्वाह लिफ्ट नहीं कराई जाती सरकार या स्टेट की तरफ से। अभी आप ज़्यादा देख रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के लोग वहाँ पे आए हुए हैं, और वो बड़े सरकारी एजाज़ में ऑनर और डिग्निफाइड तरीके से उनका जनाजा दफनाया जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि मैं आऊँ कि पाकिस्तान में और क्या होना चाहिए था, आप ज़रा हिंदुस्तान में जब उनके एटॉमिक बॉम्ब के जो खालिक थे उनका जब इंतकाल हुआ, डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अबुल कलाम का, तो किस तरह नरेंद्र मोदी ने सलूट दिया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, किस तरह उनके कदमों के ऊपर जो है वो सजदा किया जो उनका हिंदू रिचुअल है, और किस तरीके से पुरवकार सरकारी तरीके से उनको दफनाया गया। यहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो डार साहब हमारे भाई आए हुए, अभी कल भी प्राइम मिनिस्टर साहब सैयदुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, और वो बातें तो खैर बहुत अच्छी करते हैं क्योंकि वो उनमें प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है। वो तो आनंद वसल्लम की ज़ात के हवाले से हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वाक़यात, तारीख़ की किताबों में, सीरत की किताबों में, और इसके अलावा जो अहादीस की किताबें उनके अंदर, वो उनको रिपीट करते रहते हैं। प्राइम मिनिस्टर वज़रा को सामने बिठाया होता है, लेकिन बात ये होती है, और खिलाफत राशिदा का रेफरेंस देते रहते हैं, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का बहुत रेफरेंस दिया। ये सब कुछ वो करते रहते हैं, लेकिन वो खुद उनकी गवर्नमेंट कितनी अमल करती है उस पर वो बात नहीं करते। अब आप देखें, बच्चों को समझा रहे थे कि कार्टून नहीं देखना चाहिए क्योंकि वेस्ट के बनाए हुए कार्टून से हमारी जो है वो तहज़ीब और अखलाक पे, बच्चों के, हमारी माशरत पे फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर से कोई पूछे कि हमारे बच्चे क्या इंस्पिरेशन लेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर से, कि इस मुल्क की इतनी बड़ी हस्ती जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इस दुनिया चले गए डॉक्टर कदीर, और प्राइम मिनिस्टर के पास ये टाइम ही इतना नहीं था कि वो उनके जनाजे को अटेंड कर सकते। ये पर्सनल मामला नहीं है, ये कोई एक ज़ाती जनाजे पे ना जाने का मामला नहीं है। बात हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर समझा रहे थे कि रियासत मदीना में किस तरह इंस्पिरेशन ली जाए। खुद वो जिस रियासत मदीना को बनाने के सरबराह हैं, उसके अंदर बच्चों के लिए, हमारे लिए क्या इंस्पिरेशन है कि एक इतनी बड़ी हस्ती दुनिया चली जाए, प्राइम मिनिस्टर के जो है वो इट डजंट गिव मच केयर अबाउट इट, और वो जनाजे पे भी जाने के रवादार नहीं है। ये क्या इंस्पिरेशन है जो आज की नौजवान नस्ल को दी जा रही? क्या इसकी लॉजिक है, क्या इसकी मंतक है? कोई मैथमेटिक्स का फार्मूला है, कोई फार्मूला है क्या उनके जहन में? ये क्या मैसेज प्राइम मिनिस्टर देते हैं? इन तमाम चीज़ों के अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान टेंशन के ऊपर सवाल हुआ शेख रशीद साहब से, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लें। उस्मान डार साहब मेरे साथ मौजूद है, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब मौजूद है। डार साहब, आप उस दिन सुन रहे थे बैठे हुए, हम रोज़ सुनते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर खिताब करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो बातें बताते रहते हैं जो हमें बचपन से पता है, लेकिन आज तक हमने देखी नहीं, आपके दौर में भी नहीं देख सके कि काश ये ऐसा होता। तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए? इतने बड़े शख्सियत जिसका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, नेशनल लेवल की शख्सियत, उनके जनाजे पे क्या वजह हो गई? कुछ थोड़ा बताना पसंद करेंगे अगर माइंड ना करें तो। है, देखिए, ये तो अगर आपने इस इशू को उठाया है कि वो जनाजे पे नहीं आए या नहीं जा सके, देखिए पहले तो ये देखने वाली बात है कि पूरे अज़ाज़ के साथ एक स्टेट फ्यूनरल था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का, और मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए, और उनके जो अहले खाना है उन्हें सब्र व जमील अता फ़रमाए, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी खिदमात है हमेशा उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा, और ख़ास तौर पे जो नौजवान हैं उनके लिए वो रोल मॉडल थे। अब जहाँ तक देखिए आपने बात की है, हम उनकी टीम है, मिनिस्टर्स मौजूद थे, वज़रा वहाँ मौजूद थे, सरकार की सारी मशीनरी वहाँ मौजूद थी,
तो अगर इस बहस में हम जाते हैं जी वो नहीं आए, हाँ मैं तो आप ये आपसे जरूर बहस कहते कर हैं ही नहीं रहा उनको सर कि एक मैं सिर्फ ये जो जानना एक चाह रहा हूँ एजाज। कि प्राइम मिनिस्टर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, हम बच्चे भी ले रहे हैं, इतने अहम शख्सियत दुनिया से चली गई, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म उनको ऑनर करने नहीं आए, तो ये क्या मैसेज है, वो क्यों नहीं आए? चले मैसेज क्या गया, नहीं आए, उनकी मर्जी नहीं आए, मैसेज क्या है? देखिए मैसेज, मैंने तो आपको ये कहा है ना कि मैसेज शायद तब गलत जाता कि अगर हम उन्हें स्टेट फ्यूनरल नहीं करते या उनको पूरे एजाज़ के साथ, जो एक सरकारी एजाज़ था उसके साथ उनका फ्यूनरल नहीं होता, या हमारे स्टेट मिनिस्टर वज़रा जो सरकारी मशीन डॉक्टर साहब आपको वजह नहीं पता होते और आप कहते हैं मतलब आपको वजह नहीं पता, पॉइंट आ गया आपका। ठीक है, मुझे ज़ाती तौर पे वजह नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर लेट्स से अगर वो आ भी जाते तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर के आने से या प्रेसिडेंट के आने से फिर वो जहाँ वहाँ जो सिक्योरिटी मेजर्स भी लेने पड़ते हैं और हज़ारों उनके चाहने वाले भी वहाँ मौजूद थे, फिर वो भी एक सारी सिचुएशन आप देखते हैं एक तरफ। डॉक्टर साहब ये तो आप डॉक्टर साहब ठीक है, आपने डिफेंड करना है प्राइम मिनिस्टर को हर सूरत में, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लंगर खानों में चले जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर अपनी मूवमेंट कटेल करके तो नहीं बैठे, उनको इस जगह पे लाजमी जाना चाहिए था जितनी भी सिक्योरिटी। लेकिन सर मैं बहस ही कर रहा हूँ, अब बहस ही नहीं कर, आपको वजह नहीं पता। लंगर खानों में जाते हैं फिर सर 10,000 बंदा भी लंगर खानों पे नहीं होता, लेकिन है आप जो बात कह रहे हैं हुकूमत ने पूरी जिम्मेदारी ली है, हम सब हुकूमत का हिस्सा हैं, वो लोग वहाँ मौजूद थे। पॉइंट आ गया, हेड ऑफ द स्टेट मौजूद नहीं थे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट मौजूद नहीं थे, लेकिन स्टेट फ्यूनरल था, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, डॉक्टर कदीर साहब तो दुनिया चले गए, मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब से भी शिकवा करते ही गए, नवाज शरीफ साहब मेरी डॉक्टर कदीर खान साहब से खुद बड़ी बातचीत होती रहती थी। अब मैं इसलिए इधर नहीं बताऊंगा क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैं क्या बताऊं। तो बेसिकली हम बहिस्सत कौम जो है, जिनके हेड ऑफ द स्टेट इमरान खान साहब है, अगर नवाज शरीफ साहब होते शायद वो भी ना जा पाते, क्योंकि हमारे जो अपने अंदाज और स्टाइल्स हैं वो डिफरेंट है। बातें हम बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि जी हमें इंस्पिरेशन बनना चाहिए, तो क्या इंस्पिरेशन है सर? जिस बंदे की इतनी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए स्टेट ही मौजूद नहीं है वहाँ पे। अब वाजे पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स तो मौजूद थे, वर्दियों में भी थे, लेकिन वैसे तो आर्मी चीफ भी वहाँ नहीं थे, उनका तो चले सिक्योरिटी का मामला समझ भी आता है, लेकिन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर वहाँ नहीं थे, हेड ऑफ द स्टेट वहाँ पे नहीं थे। योर टेक? जी मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें जन्नत फ़िरदौस में जगह अता करे। आज हमें पता चला कि हमारे एक और दोस्त मलिक परवेज़ साहब भी इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको भी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मेरे ख्याल में जी जब किसी ऐसे बड़े आदमी ने, जिसने हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, हमारे प्रोग्राम को लीड किया हो और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया हो, चाहे हम हो चाहे पीटीआई की हुकूमत हो, मेरे ख्याल में तो सबको जाना चाहिए था। जो कंट्रोवर्सीज जिनका आपने जिक्र नहीं किया, मैं भी उन कंट्रोवर्सीज का जिक्र नहीं करना चाहूँगा आज, लेकिन उन कंट्रोवर्सीज के बावजूद इसमें तो किसी को शक नहीं है, किसी को पाकिस्तान में शक नहीं है कि पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर जो बनाया है उसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर का बहुत बड़ा हाथ था। तो मैं समझता हूँ आज हम सब उनके एहसानमंद हैं, पूरा मुल्क उनका एहसानमंद है, और उस एहसान का सिंबॉलिक मुजाहरा करने के लिए कोई हर्ज नहीं था अगर वज़ीर आज़म चले जाते। आपने शक किया, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ज़रूर जाते, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि हुकूमत में नहीं, तो आपका शक आप कर सकते हैं इस वक्त। लेकिन जो भी होता है इस वक्त हुकूमत में, हमारी हुकूमत होती या किसी और की, जी जी, मेरे ख्याल में हुकूमती सरबराह और दीगर सरबराहान जो इम्पोर्टेंट लोग थे, सबको जाना चाहिए था। ये एक तरह से एक टोकन होता है जो इस दुनिया से जा चुका हो। ऑब्वियसली जी, ये तो ये बच्चों के लिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बच्चों को बहुत इंस्पायर करते हैं, तो मैं इसलिए सवाल उठाया था डॉक्टर साहब से कि ये कोई अच्छी इंस्पिरेशन नहीं होगी वैसे। जी सिंबल क्या है जो आप इंस्पिरेशन, ये सिंबल की बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है जी कि ये सिंबल जो है ये ह्यूब्रिस का है, यानी गरूर का है ये सिंबल। गरूर का है, क्योंकि आपको याद होगा इसी तरह कोयटा में लाशें बिछी रही थी, तो वजीर आजम तो उन मुर्दा लाशों पे नहीं गए थे, उनसे मुकाबला कर रहे थे कि पहले आप तदफीन करें, मैं फिर आऊँगा, उससे पहले नहीं जाऊँगा। ये भी आपने जो हज़रत उमर का जिक्र और रियासत मदीना का जिक्र, लोगों के तो ज़बान कांपती है इतने इतने बड़े लोगों से मुकाबला करने में या उनका इस तरह जिक्र करने में, लेकिन एक ह्यूब्रिस है, एक गरूर है जिस पे इमरान खान साहब जिक्र करते हैं और बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक मौके पे जिक्र करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। स्ट्रेटेजिक मौके से क्या मुराद है आपकी? मसलन वो आपका जब प्रोग्राम का अगला आएगा जिसका आपने तबसरा किया तो उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप ये देखिए कि चाहे उनका क्रिकेट का दौर हो, चाहे उनका बात का दौर हो, उनकी सियासी जिद्दोजहद का दौर हो, या अब आज उनकी हुक्मरानी का दौर हो, एक चीज़ कॉमन है जी, और वो है ह्यूब्रिस। यानी चाहे आप ये बात पूछ लीजिए अलीम खान साहब से, चाहे पूछ लीजिए जहांगीर तरीन साहब से,
या चाहे उनके साथ काम करने वाले किसी भी शख्स से पूछ लीजिए, आपको यही जवाब मिलेगा कि अच्छा। जब आप होते हैं तो आप होते हैं, जब आपकी ज़रूरत नहीं रहती, चाहे वो डॉक्टर कदीर खान साहब हों, तो इमरान साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ीर आज़म साहब को। राइट सर, ये आपका पॉइंट आ गया। जनरल साहब, मैंने आपसे बात तो और भी करनी थी, लेकिन इस पर अगर आप बात करना चाहें, आपके नज़दीक पाकिस्तान की स्टेट जो है उसको और अच्छे तरीके से फ्यूनरल करना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को शुरू इख्तियार करनी चाहिए थी, या आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ जो भी हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान, मुझे नहीं पता कि क्या मसरूफियात या क्या वजूहात या क्या रिजर्वेशंस थी, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए था। होते तो एक अच्छा मैसेज जाता कौम को भी, और एक अहमियत एक इंडिविजुअल की, वो जो हमारे मुल्क के लिए वाकई है, उसका इजहार करने के लिए ये जरूरी था कि सब लोग वहां पे मौजूद होते। इवन सदर मुमलिकत को भी होना चाहिए था, ताकि ये एहसास हमारे तमाम पाकिस्तानियों को भी रहता कि हम अपने मौसमों की कदर करते। जी, बिल्कुल सही सर। सर, एक और मामला जो है, आज मैं ज़रा शेख रशीद साहब क्लिप सुनाऊँ। जनरल साहब, आपसे मुखातिब हूँ, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के बारे में, ज़रा आप भी सुन लीजिए। आज शेख रशीद साहब से सवाल पूछा गया, तो जनरल साहब आई थिंक इज़ इन बेस्ट पोजीशन टू, मैं उनका यूट्यूब पे भी सुन रहा था उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन अब डेवलपमेंट कुछ और आगे बढ़ चुकी हुई है, यानी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं जब जनरल साहब भी फरमा रहे थे, और यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे एक तूफान मचा हुआ है इसको लेकर, इस मामले को। दिखाइए शेख रशीद साहब से सवाल क्या किया गया और क्या जवाब दिया उन्होंने। देखें, सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज़ खटक जवाब दे सकते हैं, बाकी सब ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जो ट्रांसफ़र्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफ़र होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं इंशाअल्लाह। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। इमरान खान इंशाल्लाह तुन के 5 साल पूरे करेगा, और वो कॉन्फ्रेंस की वजह प्राइम मिनिस्टर की बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। लेकिन शेख साहब की 3 बातों से मैं एग्री नहीं करता। एक तो ये उन्होंने कहा कि जी मैं बात नहीं करूंगा, हालांकि शेख रशीद साहब दुनिया के हर मामले में जो प्राइम मिनिस्टर के होते हैं वो बात करते हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो अपने पास आई हुई गेंद जो है वो फवाद चौधरी साहब या किसी और को दे दें। और दूसरा उन्होंने जो कहा, ये ट्रांसफर्स मामूल के मामलात होते हैं, ये बात सही है, लेकिन अब की दफ़ा शायद कोई गैर मामूली वाक़या है। जनरल साहब, आप भी रोशनी डालना चाहेंगे इस पर, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के ऊपर क्यों सवाल उठाया गया वज़ीर दाखिला से? देखिए, जो प्रिंसिपल, जो असूल है वो यही है कि नाम भेजे जाते हैं। जब तक मैं आर्मी में था, जो मैंने प्रोसेस देखा, जी जी, वो यही था कि 3 नाम भेजे जाते हैं प्राइम मिनिस्टर को इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, और वो फिर उसमें से किसी एक को अप्रूव कर देते हैं, तो वो फिर GHQ उसके मुताबिक उसका पोस्टिंग ऑर्डर इशू कर देता है। ठीक। बाद औक़ात ये भी हुआ है कि नाम भेजे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने किसी ऐसे वक्त पे, जबकि आप किसी और काम के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ गए हुए थे, तो जुबानी डिस्कशन करके उन्होंने किसी को अप्रूव कर दिया, तो समरी बाद में आती रही, लेकिन उस जुबानी अप्रूवल की बुनियाद पे आपने पोस्टिंग ऑर्डर उनका निकाल दिया, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी। फिर ये भी है कि बाद औक़ात मुझे याद है जनरल मुशर्रफ के वक्त, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, जी सर, तो DGISI चेंज करना था, और वो जनरल अजीज को DGISI भेजना चाहते थे, पैनल तैयार किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन करके कहा कि जी मुझे तो ज़ियाउद्दीन चाहिए, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन। तो वो फिर उनका, चूंकि उन्होंने कहा, तो वो भेज दिए गए ज़ियाउद्दीन, ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चले गए, बाकी पैनल नहीं गया। तो ये वो वक्तन फक्तन होता रहा, लेकिन असूल यही है कि प्राइम मिनिस्टर से एक नाम की अप्रूवल ली जाती है और आर्मी अपना रीजंस देती है, क्योंकि इसमें मिसाल के तौर पे अगर आप ये इसका देख लें, इस वक्त तो फैज हमीद के लिए अगर कोई जरूरत है वहां पे उसको निकालने की, लेके जाने की, तो वो आर्मी बेहतर समझती है। वो बहुत सारे रीजंस हैं जो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, कि उसको वहां पे शावर चले जाना चाहिए था, लिहाजा उन्होंने प्लान किया होगा, और मेरा ख्याल है अप्रूवल भी ली होगी, अगर नहीं ली तो गलत काम। इसमें एक और चीज मैं बताऊं कि ये भी हो सकता है कि डिले इसलिए हो कि ये है सर्कुलर पोस्टिंग। ठीक है। जो पेशावर का कोर कमांडर है वो जाएगा नेशनल यूनिवर्सिटी, ये जो पूरा सर्कल उससे मुतासिर हो रहा है। ठीक है। NDU वहां जाएंगे, उसको रिलीव करेंगे, फिर वो जाएगा कराची वाले को, कराची अपना ज्वाइनिंग टाइम लेके तो हील कम है। तो जो पोस्टिंग ऑर्डर में डेट दी हुई है, 25 तारीख दी हुई है उनको
ज्वाइन करने के लिए। तो पहले वो नहीं पहुंच सकते, जो जनरल नदीम है वो 25 को गालिबन पहुंचेंगे जो उनको तारीख दी गई है। तो उस वक्त तक आईएसआई चूंकि एक इम्पॉर्टेंट जगह है, मेरा नहीं ख्याल कि फैज हमीद को उस वक्त तक फारिग किया जा सकता है। इस वक्त कई इशूज चल रहे हैं, तो हो सकता है कि वो उसके आने के बाद भी कुछ अर्सा फैज हमीद को साथ रखा जाए ताकि न्यू कमर जो है वो पिकअप कर ले, उसको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग्स मिल जाएं और वो इन प्लेस अपने आप। लेकिन सर आपके ख्याल में प्राइम मिनिस्टर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर, जो अभी तक खामोश है, कुछ आ भी नहीं रहा उनकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन का मामला? मुझे उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए, यानी उससे ये प्रोसीजर में है कि उनसे ओके करवाया जाए। राइट डॉक्टर साहब, आप चले, आपको का तो नहीं पता था कि जनाजे पे क्यों नहीं गए, लेकिन अब आप मामले खसूसी हैं प्राइम मिनिस्टर के, तो हमारी तरह रोशनी डालिए प्राइम मिनिस्टर का इस सारे मामले के ऊपर क्या वर्जन है, या इसमें भी आप कह देंगे जी वही जानते हैं आप नहीं जानते? कुछ तो हमें बताएं यार, आपको इतनी मोहब्बत से बुलाया हमने, देखिए कोई इनसाइट दे के जाए आज। देखिए कामरान जी सर, मुझे ये नहीं समझ आ रही आपके अंदर कब से अपोजिशन वाली ख्वाहिशातें जाग गई हैं। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की तो ये ख्वाहिश हो सकती है कि सिविल मिलिट्री तलकात ख़राब हों, हालात ख़राबी की तरफ जाएं, गड़बड़ जाएं। आप सर मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, खुदा गवाह मेरी कोई ख्वाहिश नहीं, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने सवाल पूछा है, आपने उसे ख्वाहिश बना दिया यार, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। देखिए मैं समझता हूँ कि देखिए आप डॉक्टर साहब एक मेरी बात सुने, डॉक्टर साहब एक बात सुने, आप मेरे पे जितना चाहे, मेरी बात तो सुन लें सर, आपसे बात हो रही है, मेरे ऊपर जितनी चाहे तनकीद कर ले, आप कर ले कि मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं सर आंखों में आप भाई हैं, लेकिन सवाल का जवाब तो दे दिया करें ना यार, जनरल साहब की बात भी ना करें। मुझे देखिए बात सुने, जब जनरल साहब ने बड़ा खूबसूरत तज़िया आपके सामने रख दिया और मुझे वो पंजाबी की एक कहावत या मुहावरा याद आ रहा है कि आटा गूंदी हिल्दी क्यों है। अब आप इस बात तक जा रहे हैं जी, वहाँ से अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकल रहा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इन्होंने आपके सामने बड़ी अच्छी नहीं उन्होंने एक गैप है बीच में। सर बीइंग अ जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा हूं, डॉक्टर सुन तो लें डॉक्टर साहब, मैं और आप बात कर रहे हैं, टाइम हमारा चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल जरूरी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मामला रुका हुआ क्यों है, तो आप उसमें वर्जन देना कि हुआ क्या है। जनरल साहब ने तो बड़े धड़ल्ले से बात की है, बड़ी हिम्मत से बात, आप भी हिम्मत दिखाएं ना। देखिए मैं कहता हूँ, मैं क्या हिम्मत, जब कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है, और मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि जब ऐसे मामला नहीं, ऐसी चीज़ नहीं, और पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो तो ज़रूर ख्वाहिश रख सकते हैं कि सिविल मिलिट्री हालात ख़राब हों, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ मुल्क जाए और सारे मामलात हों, लेकिन मैं समझता हूँ हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जिसको इस पाकिस्तान से मोहब्बत है, फ़िक्र है, वो तो चाहेगा हालात ठीक रहें। और वैसे भी कोई ऐसी बात नहीं है, ये ज़रूर एक पेशीनगोइयाँ की जा रही हैं, प्रोपोगंडा किया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि सिविल मिलिट्री हालात जो हैं वो शायद ख़राब हैं। शेख रशीद साहब ने भी आपको बताया ही एंड ऑफ अपने जो उन्होंने जवाब नहीं दिया। शेख साहब ने कहा मुझे नहीं पता, मैं इस पर बात नहीं करूंगा। और 3 साल में पहली दफ़ा ये शायद इस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिसके बाद सहाफ़ियों ने सवाल पूछा, क्योंकि सहाफ़ियों ने वज़ीर दाखिला सवाल पूछा तो मैंने आपसे सवाल पूछा। देखिए ऐसी बात तो नहीं है, जब ये धरने देते रहे हैं, मौलाना फजल रहमान आए और लोगों ने धरने दिए, फिर उन्होंने कहा शायद जी के एस्टेब्लिशमेंट है इसके पीछे, आपको पूरी सपोर्ट थी, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का। इतनी अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मिली पाकिस्तान की तारीख में जितनी आपको मिली, भुट्टो साहब को भी नहीं मिली। चलें जो आप कहते हैं, आप तो पहले भी ये बात कहते रहे हैं, लेकिन मैं ये बात लाउड एंड क्लियर, देखिए मैं आपको ये लाउड एंड क्लियर कह रहा हूँ, मामला किसी तरफ खराब नहीं हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आप आगे देखेंगे चंद रोज में ये जो पेशीनगोइयाँ की जा रही हैं, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, निकलना कुछ नहीं है। सर बात ये है कि चंद रोज की बात कर रहे हैं, अभी जनरल साहब ने आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है कि एक पूरा सर्कुलर प्रोसीजर होता है और एक काम रुकने से, एक लेटर रुकने से जो है वो पूरा साइकिल जो है वो इफेक्ट हो जाता है। तो चलें, आपके पास का भी जवाब नहीं है या है, आप शेयर करना नहीं चाह रहे क्या डेवलपमेंट्स अंदर की, क्योंकि आप मामले खसूसी, लेकिन आप नहीं बता रहे, आपका प्रेरोगेटिव है, यू कैन ऑलवेज से नो कमेंट्स। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब, ये दुश्मनों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन ये पाकिस्तान के चाहने वालों की ख्वाहिश नहीं हो सकती कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई इस तरह की भी हल्की सी भी लर्जिश आए, जिसका रेफरेंस सहाफ़ियों ने किया आज वज़ीर दाखिला के सामने जो हमने चलाया। जी मेरे ख्याल में आपका प्रोग्राम क्योंकि बड़ा ज़रा टफ होता है, तो आपके प्रोग्राम से पहले मैं इधर उधर से अपने दोस्तों को फ़ोन करके जो सहाफ़ी हैं पूछता रहता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे यही खबर मिल रही है कि इमरान खान साहब ने थोड़े अड़े तो हैं लेकिन अब हट रहे हैं। अच्छा। तो वो उनका जो ख्याल था, जो वो रेफरेंसेस देते रहे हैं,
कि मैं अब इसमें अकेला बादशाह हूँ और जो चाहूँगा वही होगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने मौक़िफ़ से हटना पड़ रहा है, और जिस तरह डार साहब कह रहे हैं 1-2 दिन में चीज़ें गालिबन सेटल हो जाएंगी, कम से कम मेरे सुनने में यही आया है, और सेटल उसी तरह होंगी जिस तरह प्रपोज की गई हैं, उस तरह नहीं होंगी जिस तरह इमरान खान साहब चाह रहे थे। दूसरी जो चीज़ है वो वही है जो मैंने आपको पहले कही है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि इमरान खान साहब गालिबन ये समझते हैं कि इदारा शायद किसी कॉर्नर में पहुंच गया है, क्योंकि सियासी तौर पे बड़ी मुखालफत चल रही है, सियासी जमातें जो हैं वो आइसोलेटेड फील कर रही हैं। तो वो पंजाबी का, क्योंकि पंजाबी का मुहावरा मेरे दोस्त ने, मेरा भाई, मेरे बड़ा मोहब्बत का रिश्ता है डार साहब से, तो उन्होंने पंजाबी की एक मुहावरा सुनाया है, तो मैं भी एक मिसरा पंजाबी का सुना देता हूँ कि गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। तो मुझे लगता है कि मिर्जा यार को समझ आ गई कि नियम ही सुंजियां नहीं हैगियां गलियां, और इस वजह से ना करार दी हट्टी सड़ी है ना कोई फकीर नहीं मरी है। तो मेरा ख्याल है कि ये समझ आ गई है वजीर आज़म साहब को कि तमाम इदारों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और ये जो ह्यूब्रिस जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ वो मेरे ख्याल में वो हर चीज़ में उनके आड़े आ रहा है, और गालिबन वही एक उनका गरूर समझ लें, ह्यूब्रिस समझ लें, जिसमें उन्होंने इसमें थोड़ी सी इंटरफेयर किया है। लेकिन अब यही सुनने में आ रहा है कि अब वही होगा जो नोटिफिकेशंस पहले। वैसे प्राइम मिनिस्टर जब वो मिसाल देते हैं ना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला की और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला की मिसालें देते हैं, तो मैं कहता हूँ कि काश हमारे मुल्क में कोई क्वार्टर भी उन जैसा होता हुक्मरान, तो फिर तो ये मिसालें जो है बिल्कुल इंप्लीमेंट होती हुई नज़र आती हैं। लेकिन जनरल साहब आपसे राय ले लेते हैं, कल भी प्राइम मिनिस्टर ने मिसाल दी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की भी दी और हज़रत खालिद बिन वलीद की भी दी, किस तरह चेंज कर, कितने असर्टिव थे हज़रत उमर फारूक। लेकिन हम सुनते रहते हैं, सुसुर के कान पक गए। मेरे सामने इस वक्त IMF का एक बार फिर पाकिस्तान से बिजली की कीमत टैक्स बढ़ाने का मुतालबा है। जहांगीर तरीन जो इनकी हुकूमत के अपने किचन कैबिनेट के बंदे रहे हैं, विदाउट अपॉइंटेड कैबिनेट, वो खुद चीख रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको चाहिए, ज़रा सुन लें ज़रा, कि महंगाई पर फोकस करें, क्योंकि अपने बंदे कह रहे हैं जिन्होंने बकौल उनके पार्टी बनाई और प्राइम मिनिस्टर बनाया इमरान खान साहब को, ये सब कुछ कह रहे हैं। और साथ फिर वो उस वेलफेयर स्टेट की मिसाल देते हैं जहाँ पे कभी कोई अगर एक बंदा भूखा प्यासा मर जाए तो खलीफा वक्त जो है वो अपने कंधों पे डाल के आटा जो है लेके आया करता था, उसकी हिचकी बन जाया करती थी कि बारे इमारत इतना मुश्किल है, मैं इसका जवाब कैसे दूंगा। जहांगीर तरीन साहब की बात जनरल साहब को सुनवाएं जी। हुकूमत का महंगाई नहीं कंट्रोल कर सकी, उससे आवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। भाई ये पूरी कैबिनेट से तो जहांगीर तरीन साहब अच्छे रह गए जिन्होंने सारा कुलिया बयान कर दिया, इनसे कुछ सबक सीख लें, ये मैं डार साहब से पूछूंगा। लेकिन जनरल साहब सर ये जो बात की जा रही है, योर टेक ऑन इट, बार बार इस्लाम का नाम लिया था, बार बार खिलाफ रास्ता का नाम लिया था जी। देखिए, जहां तक जहांगीर तरीन के बयान का ताल्लुक है, मैं उसको ज्यादा वक़्त नहीं दूंगा। अच्छा, वो ज्यादा समझते हैं, लेकिन आज जख्म खुर्दा हैं तो वो तो वही बातें करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जो मैंने तहकीक की है, ऑपोजिशन इससे ज्यादा नारे लगा रही है, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं है कि यहाँ पे ये महंगाई खत्म की जा सके। अच्छा। महंगाई दुनिया में इस वक्त हर तरफ है और बहुत ज्यादा है, लेकिन जिन मुल्कों के पल्ले पैसे हैं वो अपने लोगों को सब्सिडी दे के खाने पीने की चीजें सस्ती कर देते हैं। सही। यहाँ हमारा मुल्क है, कर्जों पे जी रहा है, कर्जा उतारने के लिए कर्जा लेते हैं और कर्जा बढ़ता जा रहा है, तो सब्सिडी किधर देंगे? आपकी गर्दन दबाएगा आके IMF और दूसरे अदारे। वो तो आपको पहले ही जहां थोड़ी बहुत सब्सिडी है उसके पीछे लगे हुए हैं कि ये भी खत्म करें, और वो आपको कह रहे हैं मार्कअप रेट बढ़ाएं, ये करें वो करें, जो चीजें उनको उनसे ताल्लुक भी नहीं है, जिन चीजों को उन पे भी आपको बिजली का रेट बढ़ाने के लिए आपको कह रहे हैं। तो बात यह है कि असल दुख था कर्जों से जान छुड़ाने का, जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिल के बैठ के, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मिसाके मईशत कर लेते हैं सर। लेकिन जनरल साहब मैं एक ब्रेक लूंगा, लेकिन आप कंटिन्यू कीजिएगा इसके बाद। मिसाके मईशत या किसी किस्म का मिसाक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट के मुबैना तौर पर गलत फैसलों को मुबैना NRO देने के लिए तो ऑपोजिशन की तमाम वो पॉइंट्स बांध सकते हैं जिसको उन्होंने एक वक्त में NRO कह के मुस्तरद कर दिया था नैब ऑर्डिनेंस के अंदर। वो मान सकते हो उनको सूट कर रहा है कि जब उनकी हुकूमत जाएगी तो उनके ऊपर ही उफ्तादना है, जो कि नैब मुबैना तौर पे प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ऑपोजिशन पे लेके आई हुई है। लेकिन वो वैसे नहीं बैठ सकते, वो कहते हैं ये गंदे करप्ट गटर ज़्यादा लोग हैं ऑपोजिशन वाले, खासतौर पर नून लीग वाले, के साथ बैठना नहीं। इतना लीडरशिप विजन पाकिस्तान में कहीं किसी के पास। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे जिस पे भी।
डार साहब, बलूचिस्तान में गेम आपके हाथ से निकलती जा रही है, वहाँ पे गवर्नमेंट की चेंज नज़र आ रही है कि शायद हो ना जाए कहीं। नाराज़ अरकान अपोजिशन मिल के 38 हो गए हैं और तहरीक अदम एतमाद मंजूर करने के 33 अफराद की ज़रूरत है। आपके अपने लोग जो हैं, जहांगीर तरीन साहब, वो आपको कह रहे हैं महंगाई आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। किस तरह मुकाबला करेंगे अगले इलेक्शन में? देखिए, नून लीग ये तो बड़े मुतहरिक हो रहे हैं, हर जगह जल्द से जलसा कर रहे हैं, करिया जा रहे हैं। लंदन में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने लगी है पीडीएम की। जी कामरान, वैसे ना बाज़ दफ़ा मेरा भाई बड़ी मासूम गुफ्तगू करता है, नून लतीफ़े सुनाता हूँ, लतीफ़े ताश के पत्तों की तरह बिखरी पड़ी है। आहा लतीफ़े ही है ना, चाचा भतीजी की लड़ाई आपको नजर नहीं आ रही है। ओए होए। बहावलपुर में जो गुत्थम गुत्था हुए हैं, शीन और मीम जो टकराई है आपस में, वर्कर्स ने डंडे पकड़े हुए हैं, वो मरियम और शबाज शरीफ ग्रुप, गली मोहल्लों में लड़ाइयां हो रही हैं। इस तरह इलेक्शन का रन मचा हुआ है। नून लीग है कहाँ? मेरा मतलब है यार, आप भी वैसे भाई मेरे मैं आपसे एग्री करता हूं भाई, मेरा बड़ी मासूमाना गुफ्तगू यार भाई, मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। ये ताश के पत्ते बिखरे हुए और आपकी ताश सही है, अवाम को मिल रहा है फल। देखिए मैंने एक तो पहले आपको सिविल मिलिट्री पे कहा, तसल्ली रखे, मेरा हाल अगले वीक ही प्रोग्राम कर रहे होंगे और दोनों भाई मुस्कुरा रहे होंगे। इसी तरह बलूचिस्तान के ऊपर जो आपने बात की है, ये ख्वाहिश जरूर है, ठीक है, तहफ़्ज़ात होते हैं वो दूर कर दिए जाते हैं। कोalition गवर्नमेंट्स में माजी में देख लें क्या नहीं हुआ। तो मकसद ये है कि बलूचिस्तान में भी इनकी ख्वाहिश जरूर हो सकती है और उनका स्टेटमेंट भी आ चुका है। बलूचिस्तान के सीएम के जो तर्जमान है उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इंशाल्लाह ताला आपको पता है बलूचिस्तान से तब्दीली आती है फिर आगे तक जाती है। इनके साथ भी इस तरह हुआ था नून लीग वालों के, लेकिन बहरहाल तब्दीली जो है ना स्ट्रेटेजिक तब्दीली इनकी तो देखिए कामरान, लेकिन इनकी गवर्नमेंट पनामा आने के बावजूद, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे नवाज शरीफ ताहयात नहल होने के बावजूद भी 5 साल इन्होंने पूरे किए थे। तो इंशाल्लाह ताला 2023 तक कह रहे हैं आप भी कर लेंगे पूरे, ये आप बहस कर सकते हैं 2028 तक क्या होना है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मुसद्दिक मलिक साहब जनरल साहब है कि आप हिस्ट्री देख, नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी को देख ले, सर्टिफाइड करप्शन का ठप्पा लगने के बावजूद सरे महाल, सारे स्कैंडल्स, मेमो गेट, 5 साल पूरे किए। तो वो दौर गए जब 2.5 साल लगते थे, 3 साल लगते थे। अच्छा, अच्छी बात है। मुसद्दिक मलिक साहब की ख्वाहिश जरूर हो सकती है ये इनकी जमात की कि ये जल्दी कर जाएं, 2023 तक कहीं नहीं जाने वाले। इंशाल्लाह जी, कह दिया करें साहब। डॉक्टर साहब बड़ा बोलना बोला करें, कभी भी तख्त और ताज इंशाल्लाह। मेरा भाई कह रहा है ना, मैं तो दिल से कह रहा हूं, बिल्कुल दिल से। मैं कह रहा हूं कामयाब जवान प्रोग्राम चलता रहे 5 साल। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब वैसे आपका आर्गुमेंट इतना अगले 5 साल भी, सिर्फ ये 5 साल नहीं, अगले 5 साल भी भाई, ये 5 साल पूरे हो जाए, अल्लाह अकबर, ये 5 साल पूरे हो जाए, उसके बाद देखें जनरल साहब और मैं मिलकर क्या फैसला करते हैं। जनरल साहब से मुराद अमजद शोएब साहब की बात कर रहा हूं। मेरा भाई कामरान शाहिद जो है ना, मेरा भाई कामरान शाहिद भी मीडिया इंडस्ट्री का कामयाब जवान है। वाह जी वाह, मैं सर क्रेडिट लेता हूं इस बात का। और आपका प्रोग्राम बहुत गजब का, लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है जो मैं मुसद्दिक मलिक साहब के आगे रख रहा हूं। वो कह रहे हैं जनाब, इससे पहले देखें पैनामा आया, करप्शन के सूते फूटे, तो गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए। तो अगर हमारे दौर में ये अपना गुर्बत और महंगाई बहुत ज़्यादा हो भी गई है, ये उन्होंने नहीं कहा, लेकिन मैं इसका ये तजिया कर रहा हूँ, तो 5 साल हम पूरे करेंगे। और वैसे भी मुसद्दिक साहब, जनरल साहब ने कह दिया वर्ल्ड वाइड महंगाई है। आप ये कहाँ चने बेच रहे हैं? आपके तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले मरियम नवाज हमनुमा ग्रुप वर्सेस शबाज शरीफ हमनुमा ग्रुप जो है वो एक दूसरे की ऐसी तैसिया कर रहे हैं। घमसान का रन मचा हुआ है, पार्टी संभाले भाई ताज के पत्ते। जी मुसद्दिक भाई, बड़ी जान लगा के मैंने सवाल किया, आपको आवाज आ गई मेरी कि आई नहीं? वो सॉरी, आवाज आ गई। तो भाई आप ऐसे हंस रहे जैसे कि मैंने कोई लतीफा सुना दिया। मैं कह रहा हूँ आपके ताज के पत्ते बिखर गए, ये 5 साल पूरे कर रहे हैं, मरसिया पढ़ने के बजाय आपको तो खामोशी सूंघ गई है। क्या हो गया भाई? जी हाँ, नहीं वो मैं डार साहब से डर जाता हूँ ना, फिर मैं अपनी आवाज नहीं आप ना डरे म्यूट कर देता हूँ। वो आप सिर्फ मेरे और जनरल साहब की साइड पे रहे तो आप कामयाबी आपकी। नहीं, जनरल साहब तो हमारे बुजुर्ग भी हैं और हमारी तो बड़ी अच्छे दोस्ती भी है। देखिए, असल जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि ज्यादातर होता है ऐसे कि कोई ऐसी चीजें, मसलन मुल्क के न्यूक्लियर सीक्रेट्स जो होते हैं, या कोई ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर हिंदुस्तान मुलव्वस हो, या हमें नुकसान पहुंच सकता हो, या हमारे प्लान्स किसी के सामने आ सकते हो, उनको सीक्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है, उनको क्लासिफाइड कर दिया जाता है। मसलन कुछ लेटर्स अब सर्कुलेशन में आए हैं आज 50 साल 60 साल के बाद, मेरे ख्याल में वो डी क्लासिफाई हुए हैं लेटर्स जो अमेरिका में होता है, 50 साल बाद आते हैं। जी हाँ, लेकिन आप ये देखें कि इस पारसा नेक मदीना की जो हुकूमत है
इसने जो तोहफे वसूल किए हैं मुमालिक से, दीगर बिलखसूस GCC मुमालिक से, उनको इन्होंने स्टेट सीक्रेट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन डिक्लेयर किया हुआ है। मुझे बताएं, इतने दिन गुजर गए हैं, ये पारसाई का जो दावा कर रहे हैं, नेकी और पारसाई और मदीना और हजरत उमर और हजरत खालिद बिन वलीद, इनसे पूछा जाए कि कौन सा न्यूक्लियर प्लांट दे दिया है या न्यूक्लियर कोई इंस्ट्रूमेंट दे दिया है वजीर आजम साहब को तोहफे में, जिसको उन्होंने स्टेट सीक्रेट डिक्लेयर कर दिए। तो ये पारसाई और नेकी की बात करने से पहले इतना तो बता दें कि ये GCC के मुमालिक जो हैं, उनसे इन्होंने कौन से तोहफे लिए हैं, और बाकी सबको तो आप चोर 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 कहते रहे हैं तोहफे लेने पे, तो अपनी बात सामने तो आ ले आए ना। आप कभी 390 मिलियन पाउंड जो इधर आए हुए हैं वो भी स्टेट सीक्रेट है, ये जो आपको तोहफे मिले हुए हैं ये भी स्टेट सीक्रेट है। ये है हकीकत मदीने की रियासत की, कि ये तक तो ये बता नहीं सकते कि इन्होंने किस किस से क्या तोहफा लिया है। और लेकिन सदिक साहब, इसमें ऐसा क्या राज हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर छुपाएंगे? मेरा नहीं ख्याल उन्होंने कोई तोहफा लिया होगा। मेरा नहीं ख्याल। बताता हूँ आपको कामरान जी, बताएं। बुनियादी तौर पे कामरान, असल में इनको पता है किस बात में दिलचस्पी है? के पैसे सस्ते में तो नहीं बिक गए, इनको पता नहीं चला। अगर आप सदिक साहब की बात सुन लें, सदिक साहब पहले। जी सदिक साहब, देखें, इल्जाम तो उस वक्त लगाए ना जब हकीकत सामने आए। किसी आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये नहीं हुआ कि स्टेट के खजाने के अंदर जो आते हैं तोहफे, जो वजीर आजम के पास हक है कि वो खरीद लें पैसे देके, अगर उन्होंने पैसे देके खरीदे हैं तो लोगों के सामने लाए, लोगों को पता चले कितने पैसे। लेकिन सदिक साहब, वो तो आपने खुद रूल्स ऑफ गेम बनाए हुए बिजनेस के कि आप स्टेट सीक्रेट दिखा नहीं सकते, तो इन्होंने आपके रूल का सहारा लिया है। मैं ये सवाल पूछता हूँ, अच्छा लगता है इनसे, आप क्यों पूछ रहे हैं? जनरल साहब जी, जनरल साहब की बात सुनिए। जी सदिक साहब पहले कंप्लीट कर ले, पहले सदिक साहब ऐसे ना करें, मेरी जी बात सर, जी सदिक साहब, मंडे आपका किसी जगह पे किसी हुकूमत ने इससे पहले आज तक ये नहीं कहा कि खजाने में आने वाले तोहफे जो हैं वो स्टेट सीक्रेट है। न्यूक्लियर होता है स्टेट सीक्रेट। सर आपने कहा हुआ है, लेटर दिखाएं मुझे। स्टेट सीक्रेट सर आपने कहा हुआ है, आपका लेटर है, रूल्स ऑफ बिजनेस का लेटर है आपका, मैं पढ़ के सुनाया तो आपको, अगर ये मेरे रिसर्चर मुझे दे गए टाइम से। आपने कहा हुआ है इनमें क्रिटिसिज्म ये है अलबत्ता कि ये जिनको सबसे करप्ट कहते हैं यानी आपको, ये आप ही के सहारे के पीछे छुपे और इन्होंने तोहफों को छुपाया है। जनरल साहब जरा इस पे बात कर ले, फिर एक सवाल और है मेरा। जरा पेंडोराज बॉक्स पे भी बात कर लें अगर आपका जी चाहे। सर अभी भी करते हैं, तो बात की अभी करते हैं सर पेंडोरा बॉक्स पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं आया ना उनकी औलाद का। आज मुसद्दिक मलिक साहब की मर्जी के सवाल बाकी अपना डार साहब असि 5 साल जो तुम ऑपोजिशन से थोड़ी मर्जी दे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन साहब की मर्जी सवाल पूरा मीडिया पूछता जी, थोड़ा सब्र कर लो। जी जनरल साहब, ये तोहफों का मामला जो है ये अपनी जगह पे, लेकिन आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पे? तोहफों का मामला जो है उसमें गड़बड़ क्या है जी? असल किस्सा ये है कि जो आपको मिलते हैं गिफ्ट वहां से, जी वो आप उसकी वैल्यू अगर करेक्ट असेस हो तो आप उसकी गालबन 1/3 वगैरह दे के तो खरीद सकते हैं, कोई कानून उसके बारे में बना हो। लेकिन होता यह है कि नीचे जो खुशामदी तबका है वो आके उसकी कीमत ऐसी असेस करके देता है, क्योंकि जहां से तोहफा मिलता है वो तो आपको। जनरल साहब, मैं आपसे ज्यादा बड़ा सवाल करना चाह रहा हूं, अगर आप इजाजत दें, वक्त की किल्लत है। सर ये तो इनसे करते ना, मुझे सर ये बता दीजिए कि जो मुल्की हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, और इमरान खान साहब को गार्डियन ने इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये कहा है कि शायद वो अफगानिस्तान के स्ट्रेटेजिक मामलात की वजह से इलेक्शन जीत जाए, लीडरशिप की वजह से नहीं जीत पाएंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसको भी चेक और वेरीफाई करना है मैंने। आपको क्या लग रहा है कि 2023 के अंदर इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आवाम को रिलीफ दे पाएगी, इलेक्शन का नक्शा चेंज हो जाएगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे अब की दफा 2023 में? देखिए, इलेक्शन तो फेयर ही होंगे जिस तरह के पहले हमेशा होते रहे हैं, कभी भी हारने वाले ने तो उनको फेयर माना नहीं। लिहाजा मेरा कोई इस पे एतबार नहीं है, क्योंकि जब भी हारता है कोई इलेक्शन तो वो किसी न किसी कंधे पे डाल के अपने गिरबान में उसने कभी झांका नहीं, अपनी चारपाई के नीचे डांग नहीं फेरी। और इनकी अपनी परफॉर्मेंस कैसी है जनरल साहब? ये जो कह रहे हैं जी हम फिर भी 5 साल पूरे करेंगे, ये जी जो बाहर के मेरे ख्याल इकोनॉमिस्ट ने कहा है, वो जो बात कर रहे हैं जी। हाँ, वो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की बुनियाद पे। पाकिस्तान में जो आम आदमी है वो डोमेस्टिक चीजों को रो रहा है। यहाँ पे महंगाई है लेकिन हुकूमत एक्सप्लेन नहीं कर सकी कि क्यों है और क्यों कंट्रोल नहीं कर रही। सही नतीजा ये कि आम आदमी जो है वो महंगाई का रोना रो रहा है। फिर ये भी आप देख लीजिए कि अगर आपके इश्यूज थे कि आपने एक नारा लगाया कि हम इनको जेलों में डालेंगे, पैसे निकलवाएंगे, अगर
अगर 2 साल अगले गुजर जाते हैं और आप कुछ नहीं करते तो ये चीजें गले को आएंगी, लोग ये पूछेंगे। लिहाजा ये कहना कि अफगानिस्तान के वजह से ये सारा खेल खत्म हो जाए, नहीं, ये नहीं होगा। सर ये आपका पॉइंट आ गया। मेरा डार ख्याल साहब, ना तो आप मुसद्दिक मलिक साहब को जेल में डाल सके, जिनको आपने जेलों में डाला वो भी जमानत में बाहर आ गए, तो आपने किया क्या यार? आप क्या बेचेंगे इस इलेक्शन में, ये तो समझाया। लेकिन इससे पहले मुसद्दिक मलिक साहब, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ऑनेस्टी का तकाजा ये कि आप बिला वजह डार साहब को तंग कर रहे थे। आपने जितना आर्ग्यूमेंट दिया इमरान खान साहब के खिलाफ, वो आर्ग्यूमेंट आपके खिलाफ यूज हो रहा है। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये 2017 के अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस आया कि दैट इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू तोशाखाना हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लासिफाइड विद द डायरेक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस साइड, यूओ लेटर डेटेड 2015 का लेटर है बल्कि, स्टेटिंग देयरिन दैट द एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स बिटवीन द हेड ऑफ द स्टेट्स एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स इज रिफ्लेक्टिव ऑफ इंटर-स्टेट रिलेशंस, डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन कैन क्रिएट मीडिया हाइप एंड रिजल्ट इन अनवांटेड स्टोरीज एंड दिस एंड दैट। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये जो रियासत मदीना के दाई हैं, उन्होंने भी इसी नवाज शरीफ जिसको करप्ट कहते हैं उसके पॉइंट का सहारा लेकर छुपाया हुआ है कि कौन सा तोहफा किसकी जेब में गया, किस रेट पे गया, पूरे रेट पे क्यों नहीं गया। एक ब्रेक लूंगा। बड़ी ख्वाहिश और ख्वाब थे कि कोई ऐसा लीडर आए जो जनरेशन को इंस्पायर करे आफ्टर काज़िम मोहम्मद अली जिन्ना। आज की डेट तक तो आया नहीं। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। दुनिया खबर की दुनिया।